हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स इतिहास का अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था और आज से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। क्या है? लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। आइए इसको पढ़ते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। दोस्तों, जो लोग होते हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? भाषा के आधार पे, उनके गांव के आधार पे, उनके समुदाय के आधार पे, वे कहाँ निवास करते हैं उसके आधार पे। ठीक है। साथ ही साथ सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार, जैसे ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गए, ये सिख हो गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये ईसाई हो गए। उसी के आधार पर हम लोग बांटते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद में दो ऐसे समुदायों के बारे में चर्चा है जिनका वर्गीकरण जो है काम के आधार पर किया गया है। ठीक है। वह दो कौन कौन वर्ग हैं, आइए देखते हैं। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दोस्तों, जो दो व्यक्ति हैं जिनको किस आधार पर बांटा गया है, तो जिनको जो है काम के आधार पर बांटा गया है, वह है एक पुरोहित, ठीक है, और एक है राजा। ठीक है दोस्तों, पुरोहित को ही बोलते हैं क्या? ब्राह्मण। और ठीक है, दूसरे कौन थे? राजा। ठीक है दोस्तों, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। दोस्तों, ये राजा के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये राजा से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इनके पास न राजधानी होती थी, न माल होती थी, ठीक है, ना ही इनके पास सेना होती थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। ठीक है, और ना ही इनके मरने के बाद इनका पुत्र जो है राजा बनता था। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। पिछले अनुभाग को फिर से पढ़ो और यह पता लगाने का कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं आगे। जानता क्या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। दोस्तों, जानता हो गया या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। कौन कौन? एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे। दोस्तों, ऋग्वेद में समुदाय को या जनता को दो शब्दों में इस्तेमाल होता था। कौन कौन? एक था जन और एक था विश्व। ठीक है, जन का मतलब होता है जनता, उसको हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और साथ ही अन्य भाषा में भी आज भी हम लोग करते हैं उसका प्रयोग। और साथ ही एक था क्या? विश्व। ठीक है, और इसी से निकला है क्या? वैश्य। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? लेसन 6 में। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। दोस्तों, जो ऋग्वेद है ना, वहाँ पे विश्व और जन के नाम मिलते हैं। उसी के आधार पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जो है ना पुरुजन हैं या पुरुविश्व हैं या भरतजन हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग रहते हैं भारत में, इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग भरतजन हैं या फिर जो है भरतविश्व हैं। ठीक है, यदुजन मतलब कि यदुवंशी लोग जो थे ना, वे लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग यदुवंश हैं, मतलब कि यदुजन हैं, मतलब यदुवंश के हम लोग क्या है? वंशज हैं। ठीक है, या विश्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? दोस्तों, अभी हम लोग जो पढ़ें भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व, पुरुषजन या विश्व, क्या इसमें से आपको कोई जाना पहचाना लगता है? हाँ, लगता है। भरतजन यानी भरत के वंशज, यदुजन यानी यदुवंशी। ठीक है दोस्तों, उनके वंशज। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। दोस्तों, यह जो प्रार्थना है उसका रचना जो लोग किए हैं ना, वे लोग अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। ठीक है दोस्तों, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, और इनका जो विरोध करता था उसको बोलते थे दास या दस्यु। ठीक है दोस्तों,
दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। दोस्तों, दस्यु जो लोग थे ना, वे लोग अलग भाषा बोलते थे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही यह जो लोग थे वे लोग यज्ञ भी नहीं करते थे, ठीक है। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना दास, उसका मतलब क्या होता है? गुलाम, ठीक है दोस्तों। बाद में पहले लोग बोलते थे दास या दासी, अब हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाम, उसी को बोलते हैं। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि कुछ लोग जो है ना युद्ध इसलिए करते हैं ताकि पानी को इकट्ठा कर सकें और साथ ही जो है दास को बना सकें, ठीक है दोस्तों। और उसी दास को क्या बोलते हैं? गुलाम, ठीक है दोस्तों, जिनको हम लोग युद्ध में बंदी बनाते थे, हम लोग नहीं, जो उस समय के लोग थे, ठीक है दोस्तों। उसी का चर्चा मिला है कहाँ? ऋग्वेद में। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक कर चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। दोस्तों, जो लोग युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे ना, उनको सारा काम करना पड़ता था जो उनका मालिक कहता था, ठीक है दोस्तों। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। दोस्तों, जब इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी ना, उसी समय जो है इसके दूसरे भाग में क्या हो रहा था? कुछ और प्रकार का विकास हो रहा था, ठीक है। उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि महाद्वीप, उपमहाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान भाषा में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का नाम है उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है, ठीक है दोस्तों। उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। दोस्तों, जो अगला पेज है उस पर बने चित्र को आप लोग देखिए, ठीक है। आइए हम लोग भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस चित्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको आप लोग देखिए। कैसा दिख रहा है आपको? देख लिए आप लोग? अपने बुक में भी देख लिए, इसको भी देख लिए। अब आइए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग जो शिलाखंड देखे हैं ना, वह महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी बड़ा पत्थर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अभी जो हम लोग अगले पेज में देखे हैं, ठीक है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। दोस्तों, जहाँ पे लोग को दफन किया जाता है ना, उसी जगह पर इस पत्थर को लगाया गया था बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। दोस्तों, इस प्रकार की जो कब्र है ना, उसको बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? आज से लगभग 3000 साल पहले, ठीक है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दोस्तों, ये जो प्रथा थी कि जहाँ पे लोग को दफनाया गया, उसके ऊपर जो है एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया। यह प्रथा जो है 4 जगहों पर प्रचलित थी। कहाँ कहाँ? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। दोस्तों, जो कुछ बड़ा पत्थर है ना, पूरा स्थल के रूप में, यानी प्राचीन स्थल के रूप में उसको दिखाया गया है मानचित्र 2 में। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कुछ बड़े पत्थर होते हैं वह जमीन के ऊपर होते हैं और कुछ जो है जमीन के नीचे भी होते हैं। आइए देखते हैं अगले पेज को। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। दोस्तों, कई बार जो है हमारे वैज्ञानिकों को क्या मिलता है? गोलाकार सजाया हुआ पत्थर, ठीक है। जब ये लोग जमीन की खुदाई करते हैं ना, तो इनको ऐसे ही जो है इस प्रकार का पत्थर मिलता है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों में को दर्शाते हैं। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा प्रमाण है जो यह दर्शाता है कि जमीन के अंदर कब्रों को दफनाया जाता था। इसको देखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है इसको देख रहे हैं, लग रहा है कि इसी में व्यक्ति को रखकर
उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। महापशानों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। दोस्तों इस प्रकार के निर्माण के लिए जो है ना, लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए व्यक्ति को दफनाना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उनको बहुत ही मेहनत लगता था। अब आगे पढ़ते हैं। अब जरा इसको पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवधान कहा जाता है। दोस्तों इस फिगर में जो आपको दिखाया गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, शवाधान, यानी शिष्ट बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, ताबूत भी बोलते हैं। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है। दोस्तों यहाँ पे जो दिखाया गया है, एक यहाँ पे, इसको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग कोना में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है ना कि इसको जो है ना इसलिए बनाया गया होगा ताकि लोग जो है अंदर जा सकें एक कमरे में। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। दोस्तों यह जो कब्र आप लोग देख रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ मृतक को क्या किया जाता था ना, कुछ खास प्रकार के मिट्टी के बर्तन के साथ दफन किया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। दोस्तों कुछ जो कब्र मिला है ना, उस कब्र में मनुष्य के साथ जो है क्या मिला है, लोहे के औजार मिला है, हथियार मिला है, घोड़ा का कंकाल मिला है और सामान मिला है। ठीक है दोस्तों, पत्थर मिले हैं, सोने के गहने मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसको मिला है, हमारे वैज्ञानिकों को, जो खोदें और उसके बारे में जानने का प्रयास किया, उन्हीं को मिला है इस प्रकार के कब्रों के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। दोस्तों जो हड़प्पा शहर था वहाँ पे लोहा का प्रयोग होता था कि नहीं, आप लोग इसको हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कुछ जो है हमें कब्र मिला है जहाँ पे लोहे का औजार मिला है। देखिए यहाँ पे उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। दोस्तों कुछ कब्र के साथ जो है ना ऐसा मिला है जिसका उपयोग जो है ना घोड़े के सामान में होता था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए बाईं ओर नीचे यह क्या है, कुल्हाड़ियाँ है। क्या है दोस्तों, कुल्हाड़ियाँ। और यह क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यह जो है एक कटार है। चाकू समझते हैं ना, चाकू छुरा, उसी को बोलते हैं कटार। वह भी मिला है किसके साथ, तो कब्र में मिला है लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों, किसको मिला है, हमारे वैज्ञानिक को मिला है जब वे लोग खुदाई कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं ना, बिल्कुल चलेंगे आगे। अगला टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। दोस्तों जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने यह माना कि कंकाल के साथ जो वस्तु मिला है, जैसे लोहा के सामान, घोड़े के सामान, ठीक है, औजार, कुल्हाड़ियाँ, कटार, ये सब क्या हैं, ये जो सामान मिले हैं, यह अनुमान लगाया गया है कि यह जो सामान है उनका ही होगा जिनका उस कब्र में रखा गया है ना, उसी कब्र वाले व्यक्ति का यह सामान होगा। इसलिए उनके साथ जो है इसको भी दफन कर दिया गया होगा। इस बात को कौन मानते हैं, हमारे विद्वान मानते हैं, हमारे इतिहासकार मानते हैं, हमारे वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14, ब्रह्मगिरी को खोजो। दोस्तों अब हम लोग मानचित्र 2 पेज नंबर 14 में खोजेंगे क्या, ब्रह्मगिरी को खोजेंगे। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मंके और शंख पाए गए हैं। दोस्तों ये जो ब्रह्मगिरी स्थान है दोस्तों, इसको तो हम लोग देखेंगे ही कहाँ पे है, मानचित्र 2 में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक व्यक्ति के साथ जो है 33 सोने के मंके, मंके मतलब कि मोती मिले हैं, और शंख भी मिले हैं। शंख समझते हैं ना आप लोग,
दोस्तों यह है मानचित्र 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मगिरी कहाँ है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो है ना 33 सोने के मंके मिले हैं एक व्यक्ति की कब्र में, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे है ब्रह्मगिरी, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। अब चलते हैं वहीं पे हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं दोस्तों, और जो कुछ कंकाल है ना वहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने यह पढ़ा कि एक व्यक्ति के साथ जो है 33 कितने 33 सोने के क्या मिले हैं, मंके मिले हैं, शंख मिले हैं। और अभी क्या पढ़ा कि दूसरे कंकाल में जो है ना सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिला, क्या मिला, मिट्टी के बर्तन मिला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार यह हम लोगों ने अनुमान लगाया कि वहाँ पे कुछ जो है अमीर व्यक्ति होंगे और कुछ क्या होंगे, गरीब व्यक्ति होंगे। इस प्रकार हम लोगों ने नहीं बल्कि हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, हमारे विद्वानों ने अनुमान लगाया है, ठीक है, अध्ययन करने के बाद। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए ही थी। कब्रगाह का मतलब होता है मरने के बाद जिस व्यक्ति को दफन किया जाता है ना किस कब्र में, उसी को बोलते हैं कब्रगाह। वही बोला गया है कि क्या कुछ प्रकार के कब्र जो थे वह किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए थे। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं दोस्तों। जो कुछ महापाषाण हैं, यानी महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी जो बड़ा पत्थर है दोस्तों वहाँ पे क्या मिला है, एक से अधिक कंकाल मिला है। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। दोस्तों जब हमारे विद्वानों को एक ही कब्र में जो है ना एक से अधिक लोगों को दफनाया मिला ना, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। दोस्तों बाद में जो लोग मरते थे उस परिवार के, वे लोग क्या करते थे, उसको पोर्ट होल के माध्यम से, पोर्ट होल का मतलब होता है एक रास्ता होता है जहाँ पे कब्र में जाया जाता है, उसी के अनुसार जो है वहाँ से जाकर उस व्यक्ति को भी वहीं पे दफन कर दिया जाता है, ठीक है, जो एक ही परिवार के हो, ठीक है दोस्तों। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने दोबारा आ सकते थे। दोस्तों मान लीजिए कि यह जो है एक कब्रगाह है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे अपने अपने व्यक्ति को दफनाने, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है एक व्यक्ति को दफनाया गया, तो उन्होंने क्या किया उनके परिवार वालों कि यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, ठीक है, और फिर इसको एक पोर्ट होल बनाया और उसी के बाद इसने प्रवेश किया। और फिर कुछ साल बाद जब उस घर के कोई और व्यक्ति मरा तो क्या किए ना, उसी के सहारे यहाँ पे उनको भी दफना दिया गया, ठीक है। इस प्रकार इसलिए किया क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वे एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी, ठीक है, उनकी परंपरा होगी, इसलिए ऐसा उन्होंने किया होगा, ठीक है दोस्तों। यही आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पेज नंबर 14 इमाम गांव को खोजो। दोस्तों अब हम लोग खोजेंगे इनाम गांव को, ठीक है ना। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। दोस्तों यह जो इनाम गांव है ना वह भीमा नदी की सहायक नदी घोर नदी के किनारे है, ठीक है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। दोस्तों यह जो जगह है इनाम गांव, यहाँ पे आज से 3600 से 2700 साल पहले जो है ना लोग निवास करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। दोस्तों जो मैच्योर लोग होते थे उनको जो है ना यहाँ पे सीधा लटाकर दफन किया जाता था, ठीक है ना। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। दोस्तों जिस व्यक्ति को दफनाते थे उनका सिर कहाँ होता था, उत्तर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ, ठीक है दोस्तों। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। दोस्तों कुछ बर्तन में उनके खाने के लिए खाने की सामग्री और पानी को भी साथ में रख दिया जाता था, ठीक है, कहाँ पे, कब्र के पास, ठीक है।
एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में चारों पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा कब्र मिला है जिसको 5 कमरों वाले एक मकान के आंगन में जो है ना 4 पैर वाले एक मिट्टी के क्या बनाया गया है, संदूक, और उसी संदूक में इस व्यक्ति को दफनाया गया था। यह मिला है उसका अवशेष हमारे विद्वानों को। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। दोस्तों, यह जो घर था ना वो बस्ती के बीच में था और साथ ही जो है गांव के सबसे बड़े घर यही था। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। दोस्तों, इस घर में जो गोदाम मिला है एक अनाज का, ठीक है, और साथ ही यहाँ पे जो है ना जो 100 मिला है संदूक में उसका पैर मोड़ा हुआ था। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि एक आदमी का कब्र मिला है 5 कमरों वाले मकान में, एक आंगन में, एक संदूक में। ठीक है, आखिर कहाँ मिला है? इनाम गांव में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं मानचित्र 2 में पेज नंबर 13 में कि इनाम गांव आखिर है कहाँ। ठीक है दोस्तों, यह है मानचित्र 2। ठीक है, अब हम लोग इसमें इनाम गांव को खोजेंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, इनाम गांव में। तो आइए देखते हैं इनाम गांव को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है इनाम गांव, आप लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं वहीं पे जहाँ पर रहे थे। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार या इसका सौ था? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह जो 100 था वह किसी सरदार का था? अपने जवाब का कारण बताओ। आप लोग का आंसर जो है उसका आप लोग कारण ही बताइएगा। हो सके तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। दोस्तों, जो कंकाल था उसका अध्ययन करने के बाद हमें क्या पता चलता है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, मान लीजिए कि कौन सा 100 किस व्यक्ति का है। अगर वह 100 छोटा होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, वह किसी बच्चा का है। ठीक है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम कैसे यह जान पाएंगे कि यह बच्चा का है और यह बच्ची का? ठीक है, इसमें हालांकि थोड़ी मुश्किल होती थी। ठीक है, क्योंकि उस समय साधन नहीं था पहचानने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? दोस्तों, अब आप लोग से पूछ रहा है कि आप लोग क्या पता लगा सकते हैं कि यह कंकाल स्त्री का है और यह पुरुष का? ठीक है, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। दोस्तों, उस समय के जो लोग थे ये देखते थे कि इस कब्र के साथ जो है क्या मिला है, गहना, यानी यहाँ पे जो है महिला होगी। ठीक है, लेकिन परेशानी यह थी कि वहाँ के जो लोग थे वो अभी आभूषण पहनते थे। ठीक है दोस्तों, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। दोस्तों, कंकाल स्त्री है या पुरुष, इसको पहचानने का एक तरीका क्या है? उसकी लिंग की हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, हड्डी को टेस्ट करने के बाद यदि उनका जो कुल्हा है बड़ा होगा तो क्या माना जाएगा कि यह महिला का शव है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। दोस्तों, यह जो समझ है ना कि यह महिला का है या पुरुष का है, यह आधुनिक अध्ययन के आधार पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। दोस्तों, आज से मतलब कि अभी से 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। दोस्तों, ये जो वैद्य थे ना, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पे एक बुक लिखा था और उसका नाम था चरक संहिता। क्या था? चरक संहिता। ठीक है दोस्तों, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। दोस्तों, उस बुक में और साथ ही वैद्य चरक भी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो है 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, अभी जो है ना आधुनिक
रचना विज्ञान शरीर का, उसके हिसाब से जो है मतलब कि आजकल के वैज्ञानिकों के अनुसार जो है मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो चरक ने बुक लिखी थी चरक संहिता, उसमें उन्होंने 360 हड्डियों का जिक्र किया था। ठीक है दोस्तों, 306 नहीं 360, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया। ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया, यानी जो चरक का बुक था उसमें 360 हड्डियाँ। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों? संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों को जोड़ लिया होगा, कार्टिलेज को जोड़ लिया होगा। ठीक है, तब यह संख्या बताई होगी। दोस्तों, जो चरक थे ना, उन्होंने 360 हड्डियाँ जो है वह दांत की हड्डी, ठीक है, कार्टिलेज की हड्डी को जोड़ कर बताए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? दोस्तों, जो चरक संहिता लिखा है चरक ने, आखिर इन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा किए होंगे शरीर के बारे में? दोस्तों, इन्होंने अपने शिक्षकों से पढ़ा होगा और साथ ही साथ बहुत सारे बुकों का अध्ययन किया होगा, और उस अध्ययन के बाद उन्होंने शरीर के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी इकट्ठा की होगी। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, पहले इसको क्लीन करते हैं। अगला टॉपिक है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। क्या है दोस्तों? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। ठीक है ना, इनाम गांव में प्रतत्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। दोस्तों, यह जो इनाम गांव है ना, वहाँ पे हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे इतिहासकारों को क्या मिला है? तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज के अवशेष। ठीक है दोस्तों, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। ठीक है, कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। दोस्तों, जो हड्डियां मिली है ना, उस पर काटते हुए का निशान मिला है। इसके अनुसार हमारे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि उस समय के लोग इन जानवरों को खाते थे, काट कर खाते थे। ठीक है ना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। दोस्तों, इनाम गांव से जो है ना, इतने सारे पशु पक्षियों के अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से मिले हैं। यह एक जगह का नाम है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। दोस्तों, इनाम गांव से जो है ना, एक ही जगह पर बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरिया का मतलब होता है कि फलों में, जिस फल में रस होता है ना, उसी को बोलते हैं रसभरिया फल। ठीक है दोस्तों, और इनाम गांव में जो है ना, इतने सारे फल एक ही जगह पे मिला है। ठीक है, अवशेष के रूप में हमारे वैज्ञानिकों को। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? इनाम गांव के लोग के काम धंधे। वो लोग क्या करते थे? जानवर को पकड़ते थे, यानी वो लोग शिकारी थे। साथ ही वे लोग जो है जौ, अनाज, बहुत सारे फसल को उगाते थे, यानी वे जो थे किसान भी थे। और क्या हम लोगों ने पढ़ा कि वे लोग जो थे ना, फलों को इकट्ठा करते थे, यानी उनका काम जो है फलों को इकट्ठा करना भी होता था। ठीक है, इस प्रकार जो है इनाम गांव के लोग ये काम धंधे होंगे। आप लोग इसका एक सूची बना लीजिएगा। क्या लिखिएगा इस सूची में? शिकारी थे, पशुपालक थे, किसान थे, फलों को इकट्ठा करने वाले थे। ठीक है दोस्तों, इत्यादि। ठीक है ना, अब जरा पढ़ते हैं अन्यत्र को पढ़ते हैं दोस्तों। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। दोस्तों, अब आप क्या कीजिए कि अपने एटलस में, यानी अपने मानचित्र में चीन को देखिए। चीन कहाँ है दोस्तों? ये वो भारत, मतलब कि भारत जहाँ पे है ना दोस्तों, उसके ऊपर क्या है? नेपाल, यानी उसके उत्तर में क्या है? नेपाल, और उसके उत्तर में क्या है? चीन। आप लोग अपने मानचित्र पर देख लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, और वहाँ पे क्या है ना कि आज से 3500 साल पहले जो है लेखन कला की सबसे प्राचीन उदाहरण मिले हैं। कहाँ से? चीन से। यह जानवरों की हड्डियां पर लिखा गया था। दोस्तों, जो उदाहरण चीन से मिला है लेखन कला का, वह किस पर लिखा हुआ था? जानवर की हड्डियों पर।
ठीक है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। दोस्तों यह जो हड्डियां मिली है लेखन किया हुआ, उसको क्या बोलते थे उस समय के लोग? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताता है। दोस्तों क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि ये हड्डियां जो है ना भविष्य को पता करते हैं। ठीक है, राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। दोस्तों जो राजा होते थे उस समय के, वे लोग जो है इस हड्डी पे जो है ना सवाल लिखवाते थे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा सवाल। ठीक है दोस्तों वे लोग निम्न प्रकार के, मतलब कि जो राजा लोग थे ना, वे लोग निम्न प्रकार के सवाल लिखवाते थे उस हड्डी पे। ठीक है, क्योंकि वह जो हड्डी होती थी ना वह भविष्य को बताती थी, ऐसा लोग मानते थे। अब राजा जो है उस पर किस प्रकार का सवाल लिखवाते थे, आइए देखते हैं। क्या वे युद्ध जीतेंगे? दोस्तों उस हड्डी पे जो है वे लिखवाते थे क्या वे युद्ध जीतेंगे। ठीक है, और क्या लिखवाते थे? क्या फसलें अच्छी होगी? ठीक है दोस्तों, क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। दोस्तों ये सब सवाल को लिखवाकर जो है ना उस हड्डी को आग में जला दिया जाता था। ठीक है ना, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। आग में डालने के बाद जो है दोस्तों हड्डी में क्या होता है? दरार पड़ जाती है। ठीक है, भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो लोग भविष्य को बताते हैं ना, वे लोग क्या करते हैं? इस दरार को देखकर भविष्य के बारे में बताते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जो भविष्यवक्ता थे वह सही सही बताते थे? दोस्तों नहीं, जैसा शायद तुम सोच रही हो, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। दोस्तों ये लोग जो है ना कभी कभी गलती भी कर देते थे भविष्य के बारे में बताने में। ठीक है ना, अब आगे पढ़ते हैं। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। दोस्तों ये जो राजा थे ना वे लोग बड़े बड़े महल में रहते थे, और साथ ही साथ जो है ये लोग बहुत सारे पैसा को इकट्ठा कर लिए थे और नक्काशी करते थे बर्तन पे। ठीक है, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। लेकिन इस समय के राजा लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है, ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। दोस्तों जो ऋग्वेद के राजा थे उनमें और इस राजा में क्या फर्क है, आपको एक फर्क बताना है। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो ऋग्वेद के राजा थे वे लोग महल बनाकर नहीं रहते थे, उनके पास बेशुमार दौलत नहीं था। ठीक है, वे लोग बड़े बड़े नक्काशी नहीं करवाते थे कांसा पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो इस राजा है, मतलब कि इस पार्ट में जो राजा है ना, वे लोग के पास बेशुमार दौलत है। ठीक है, महल बनाकर रहते थे। ठीक है दोस्तों, यही तो फर्क है। एक पूछ रहा है, मैं आपको 2-3 बता दिया, आपको एक लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है आपका ये खत्म हो गया लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 5 क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े, आज हम लोगों ने खत्म कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे अगला लेसन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।